जीन लिंकेज आज का टॉपिक है और इसका क्रॉसिंग वर्ड भी पढ़ेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। इंसान के अंदर या किसी जानवर के अंदर मैक्सिमम कितने क्रोमोसोम होंगे? चलो सपोज करते हैं इंसान के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है। अगर हम ये तस्वर कर लें कि एक जीन एक क्रोमोसोम पर है, अगर कोई दूसरा जीन है हमारे बॉडी में, दूसरा जीन है, तो उसके ऊपर भी एक और जीन होगा। वो स्किन कलर के लिए होगा, एक दिमाग के लिए होगा, एक स्टमक के लिए होगा। ऐसा आप सोचेंगे ना? तो टोटल बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? अगर एक एक जीन सब पर हो तो टोटल कितने जीन्स आएंगे? 46 जीन्स आएंगे। क्या हमारा जिस्म इन 46 जीन्स के कंट्रोल में होगा? हमारे बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स है। कितने? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स है। तो उनको तो ये 46 जीन कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी उनके लिए कुछ और भी तो जीन्स होंगे ना। इसका मतलब हमारे बॉडी में 46 जीन्स नहीं है। क्या है 46 से? क्या है 46 से? कम ज्यादा? ज्यादा होंगे। तो अगर 46 से ज्यादा जीन्स है तो डू यू एक्सपेक्ट देम ऑन वन क्रोमोसोम ओनली? तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा जीन होंगे क्रोमोसोम के ऊपर। अब मैं यहां पर आपके लिए एक क्रोमोसोम का डायग्राम लिख लेता हूं। सपोज दिस इज जस्ट वन क्रोमोसोम। एक जीन यहां पर होगा तो दूसरा जीन यहां होगा, तीसरा जीन यहां पर होगा। बहुत ज्यादा हो गए, मैं आपको समझाने के लिए खाली 3-4 बोल रहा हूं। तो जीन्स होते हैं। फर्क सिर्फ क्या है, कुछ जीन्स एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, कुछ जीन्स एक दूसरे से दूर होंगे। इतना सा है ना, इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन एक ही क्रोमोसोम पर जीन पड़े हुए हैं। अगर मैं कहूं कि ये क्रोमोसोम आया हुआ है मेल पेरेंट से, बच्चों के अंदर, तो फिर इसका पार्टनर होगा कि नहीं होगा? ये कहां से आया होगा? ये फीमेल पेरेंट से आया होगा। इंसान के जिस्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े की शक्ल में होते हैं। ये एक जोड़ा है क्रोमोसोम का। हर क्रोमोसोम के जोड़े का एक पार्टनर मेल से आया हुआ, एक फीमेल से आया हुआ है। तो अगर हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, अगर उनको जोड़ों में बनाया दिया जाए, कितने जोड़े बनेंगे? उसे 23 पेयर्स बनेंगे। इस तरह के पेयर्स को बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स बोलते हैं। ये एक होमोलोगस पेयर है। तो जाहिर है यहां पर भी एग्जैक्टली जिस तरह इधर जीन है इधर भी जीन होगा, जिस तरह यहां पर जीन है तो यहां पर भी जीन होगा, जिस तरह यहां जीन है तो यहां पर भी जीन होगा, यहां है तो यहां भी होगा, यहां है तो यहां भी होगा, यहां है तो यहां भी होगा। ओके, अब ये तो हो गया आपका एक होमोलोगस पेयर। मियोसिस के दौरान क्या होता है इसका? अच्छा, मैं एक काम आपको, इसका पार्टनर जो है ना, पार्टनर, इसका अपना पार्टनर जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसी तरह से अपने आप को क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। और ये भी अपने आप को क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। वो डुप्लीकेट में फिलहाल आपके सामने मैं शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है?
मियोसिस में हमने क्या सुना था? मियोसिस में हमने ये सुना था कि ये दो क्रोमोसोम क्या करते एक दूसरे से, ये दो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये वाला क्रोमोसोम एक गेमीट में आएगा और ये वाला क्रोमोसोम दूसरे गेमीट में आएगा। जरा गौर करें अभी, अगर मैं इसको नाम दूं, इसको भी मैं मिटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगर मैं इस जीन को नाम दे दूं ए और इस जीन को नाम दूं बी, सपोज करते हैं जीन ए, जीन बी, जीन सी। जब ये गेमीट बनेंगे, ये क्रोमोसोम तो इधर आ जाएगा, ये वाला लेफ्ट साइड वाला क्रोमोसोम इधर आएगा कि नहीं आएगा? इसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा, इस गेमीट के अंदर जो क्रोमोसोम होगा, उसके अंदर जीन ए होगा कि नहीं होगा? जीन बी होगा कि नहीं होगा? जीन सी होगा कि नहीं होगा? जीन ए, जीन बी, जीन सी, गेमीट बन रहे हैं, गेमीट के अंदर क्रोमोसोम जा रहे हैं, लेकिन जीन ए, जीन बी अभी भी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ है। जीन सेपरेट हुए कि नहीं हुए? जीन अलग हुए कि नहीं हुए? ए बी से अलग हुआ कि नहीं हुआ? ए और बी एक दूसरे से अलग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो जिस क्रोमोसोम पर पहले थे गेमीट में, वो जीन अभी भी उसी क्रोमोसोम पर सवार कर रहे हैं। ये जीन एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। तो जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे, अलग होने को बोलते हैं एसॉर्ट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको याद है? उधर क्या हो रहा था? उधर जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग हो रहे थे। इधर क्या हो रहा है? इधर अलग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में पड़े हुए हैं। मेंडल बहुत खुशकिस्मत था, बहुत लकी था। क्यों? वो जिस जीन को पढ़ रहा था जालिम, वो अलग होमोलोगस पेयर्स पे थे। मतलब वो जिस जीन को देख रहा था, जिसको स्टडी कर रहा था, वो एक राउंड कलर है, सपोज राउंड शेप है ना, और एक था कलर क्या था? येलो एंड ग्रीन कलर था, राउंड शेप एंड येलो कलर। वो लकी था कि राउंड शक्ल वाला जीन एक पेयर पे मौजूद था, येलो दूसरे पे था। तो वो तो वैसे भी अलग हो रहे हैं। जब क्या देखिए, तो क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो क्रोमोसोम पर, जिस क्रोमोसोम पर जीन था और लेफ्ट साइड पर जो था, वो तो अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात ही खत्म। तो वो जीन लिंक नहीं था, वो अलग हो रहे थे। जब जीन आजादाना अलग हो रहे थे, इसको जरा गौर से याद रखिएगा, जब जीन अलग हो जाएंगे ना, एसॉर्ट हो जाएंगे, इससे क्या हुआ था? इससे क्या हुआ था? रिकॉम्बिनेंट मिला था हमें। रिकॉम्बिनेंट, एक नया किस्म का प्लांट हमें मिला था, चेंज प्लांट मिला था, क्योंकि जीन अलग हो गए थे एक दूसरे से, और वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन में मिलके नए किस्म के प्लांट हमें दे। नए किस्म के प्लांट को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्लांट या रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या शर्त है? व्हाट शुड बी देयर फॉर द रिकॉम्बिनेशन? जीन को अलग होना चाहिए। जीन अगर अलग हो जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा। यही वजह है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने क्या किया था? उसने दो तरह के प्लांट को क्रॉस किया था। कौन कौन सा था? राउंड येलो प्लांट लिया था उसने, क्रॉस किया था रिंकल ग्रीन के साथ ना। राउंड येलो एक अलग प्लांट है, रिंकल ग्रीन एक अलग प्लांट है। इसको बोलते हैं पेरेंटल। क्या बोलते हैं? पेरेंटल। ये तो पेरेंट से जो मिल रहे हैं। हमने जब इसका
F1 देखा था, डू यू रिमेंबर इनका F1? अगर आपको याद है, सारे के सारे राउंड येलो आए थे, सारे के सारे क्या आए थे? राउंड येलो आती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मज़ा आएगा अगर आपको मैं ये चीज़ें, क्योंकि कनेक्टेड है इसके साथ। तो यहाँ पर क्या आया था? राउंड येलो, सारे के सारे राउंड येलो आया था, क्योंकि राउंड जो था रिंकल पे डोमिनेंट था, येलो जो था वो ग्रीन पे डोमिनेंट था। तो F1 में सारे के सारे राउंड येलो आए थे। इसने इन राउंड येलो को आपस में जब मिलाया, जब हमारे पास F2 आया था, उस F2 में राउंड तो था, रिंकल ग्रीन भी था, दो मजीद किस्म के नए प्लांट्स थे। वो था राउंड ग्रीन, एक नया था, और दूसरा था रिंकल्ड येलो। ये नए कॉम्बिनेशन क्यों आए थे? बिकॉज ऑफ दिस टर्म रिकॉम्बिनेशन। हाँ, क्योंकि जीन अलग हो गए थे, जीन आज़ादी से आज़ादाना सेपरेट हुए थे, तो रिकॉम्बिनेशन मिला। अब यहाँ पर वो खुशकिस्मत क्यों था? क्योंकि वो जिस जीन्स को स्टडी कर रहा था, ये जो राउंड और रिंकल वाला और येलो कलर और उसका शेप का जो जीन था, वो कहाँ पे पड़ा था? वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, इसीलिए वो अलग हो गए थे। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है लिंक, इसमें एक क्रोमोसोम पर जीन पड़े हुए हैं, एक ही क्रोमोसोम में पड़े हुए हैं। अब ये क्रोमोसोम जिधर जाएगा वो जीन उधर ही जाएंगे, वो जीन अभी भी एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। तो ये ए बी अभी है, गेमीट बनते वक्त क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग तो हो गए, गेमीट के अंदर वही क्रोमोसोम है, वही ए के साथ बी के साथ सी पड़ा हुआ है। सो ऐसे जीन जो क्रोमोसोम के ऊपर स्टे करते हैं, अलग नहीं होते एक दूसरे से, दिस आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन, इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन। सो जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, विच इनहेरिट टुगेदर। इनहेरिट का मतलब क्या? बच्चों में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, बच्चे में एक साथ जाते हैं, इनहेरिट टुगेदर आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। ये डेफिनेशन आपका एक चीज का डेफिनेशन आ गया, लिंक्ड जीन, तो माशाल्लाह से हो गया। इस प्रोसेस को फिर लिंकेज कहा जाएगा, जिसमें जीन क्रोमोसोम के ऊपर स्टे कर देता। द फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लिंकेज। अब जीन लिंक्ड जीन, वो जीन को बोलते हैं जीन लिंकेज, उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को बोलते हैं। ऑल द लिंक्ड जीन फाउंड ऑन द सेम होमोलोगस पेयर। तमाम के तमाम जीन जो आपको एक होमोलोगस पेयर में नजर आएंगे, ए बी सी, ये तमाम के तमाम एक ग्रुप बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज ग्रुप। क्या बनाएंगे? लिंकेज ग्रुप। तो आप लोग तो ए को पढ़ रहे थे, बी और सी और भी बहुत सारे जीन हैं, वो सारे के सारे जो होमोलोगस पेयर पर मौजूद है आर कॉल्ड एज लिंकेज ग्रुप्स। तो एक होमोलोगस पेयर पर एक ग्रुप होगा, उसमें ए बी सी जीन आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरा होमोलोगस पेयर, हमारे बॉडी में कितने होमोलोगस पेयर्स हैं? सपोज 23 जोड़े हैं होमोलोगस पेयर्स, हमारे पास 23 जोड़े हैं। तो एक जोड़ा एक लिंकेज ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी जीन आ रहे हैं वो तो आ गए। हर जोड़ा जो है क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का, वो एक लिंकेज ग्रुप शो कर रहा है। सो वी हैव टोटल ऑफ 23 लिंकेज ग्रुप्स। बुक में आपका यही लिखा हुआ है कि लिंकेज ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी जानदार के अंदर टोटल होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, तो उसमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 4 लिंकेज ग्रुप होंगे। अगर किसी जानदार के अंदर 20 होमोलोगस पेयर्स हैं, उसके अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 20 होंगे। लिंक्ड जीन डू नॉट शो रिकॉम्बिनेशन। वो तो आ गई, जो जीन लिंक है, एक ही क्रोमोसोम पर है, वो रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करते। वो रिकॉम्बिनेशन आपको समझ आया? रिकॉम्बिनेशन क्या है? नया खासियत। उसकी वजह क्या? क्यों नए खासियत आ जाते हैं? जीन्स आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
जीन लिंक जीन्स डू नॉट शो रिकॉम्बिनेशन, लेकिन एक्सेप्ट जब क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। क्रॉसिंग ओवर में फिर ये वाला इशू हो सकता है। यानी पहले क्या था, मेंडल बहुत खुश हुआ था, उसने कहा था कि भाई, उसको तो जीन का पता नहीं था, लेकिन उस ज़माने का कॉन्सेप्ट ये था कि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद है। बाद में बीच में कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ठीक है कुछ जीन अलग अलग बने, लेकिन जीन्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर भी स्टे करते हैं, एक साथ होते हैं। तो इसके बाद फिर से उसका अपोजिट बात आ जाती है कि नहीं, अब कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। क्या है ये क्रॉसिंग ओवर? इसको ना, ये जो जीन लिंकेज है ना, इसको थोड़ा सा तोड़ करता है, उसको थोड़ा तोड़ देता है कि नहीं भाई, आप तो कह रहे हो तो ठीक है, आपको बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है भाई कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान हम लोग जिस चीज़ से अपने को बचा रहे थे वो हो सकता है। वो कैसे? सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर भी मैं इसको, ये ए बी सी मैंने इधर नीचे लिखना चाहता हूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सपोज यहां पर लिखता हूं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर में जब ये होमोलोगस पेयर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं, इसकी जो एक टांग है ना, ये इधर आ जाएगा। तो अब ये जिधर आपको स्मॉल सी नजर आ रहा है ना, स्मॉल सी, या थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं इसको ना, मैं ए बी डी कर लेता हूं। दफा करो, स्मॉल सी स्मॉल, ए बी डी, ए बी डी। ओके। क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम का एक टांग का थोड़ा सा हिस्सा उस तरफ चला जाएगा और इसका इस तरफ है, जिसका क्रॉसिंग ओवर। तो मैं ये वाला जो पोर्शन है, तो अच्छा एक और काम करते, इसको पूरा का पूरा मैं ऐसा कलर दे देता हूं। ये कौन सा है? स्मॉल डी है, और ये कैपिटल डी है। ये कैपिटल डी को इस तरह का रेड कलर में देता हूं, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये वाला पार्ट क्रोमोसोम का इधर आ जाएगा और इस क्रोमोसोम का पार्ट इधर आ जाएगा। सो आफ्टर द क्रॉसिंग ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनाऊं? ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का कौन सा है? स्मॉल डी। और इधर ये आ गया आपका कैपिटल डी। कैपिटल डी ए और बी के साथ था, पार्टनरशिप था, एक ही बस पे हमेशा सवार थे। लेकिन क्रॉसिंग ओवर ने क्या किया? इनकी सवारी चेंज कर दी। इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल डी आया। यानी अब ये जो डी वाला जीन है, इसने अपने आप को स्मॉल ए स्मॉल बी से अलग कर दिया, और जो कैपिटल डी था उसने अपने आप को ए और बी से अलग कर दिया। अब जब इसके गेमीट जाएंगे ना, तो इस गेमीट में कैपिटल डी आएगा कि स्मॉल डी आएगा? स्मॉल ए तो होगा, स्मॉल बी तो होगी, लेकिन इधर कैपिटल डी होगा। इसमें क्या होगा? कैपिटल ए तो होगा, कैपिटल बी तो होगी, लेकिन स्मॉल डी होगी। अब देखो, आंखें खोल दो, डी अलग हो गए कि नहीं हो गए? कैपिटल डी स्मॉल डी से अलग हो गया। अब यहां पर जो है क्या हो सकता है? जब जीन अलग होंगे तो क्या हो सकता है? व्हाट इज पॉसिबल? रिकॉम्बिनेशन। सो द प्रोसेस जो आपने देखा क्रॉसिंग ओवर में जीन क्या कर सकते हैं? अलग हो सकते हैं, और हमें क्या मिल सकता है? रिकॉम्बिनेशन मिल सकता है। लिहाजा क्रॉसिंग ओवर हमें जीन लिंकेज का थोड़ा सा अपोजिशन कराता है। जीन लिंकेज में कहता है कि भाई कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है, जीन सेपरेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए
तो जीन अलग भी होंगे और हमें रिकम्बिनेशन भी मिल सकता है। सो दैट इज़ वाई जीन लिंकेज के साथ हमने क्रॉसिंग ओवर को पढ़ा। सो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, अच्छा, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से इंसानों के अंदर जो तगैर आ रहा है ना, माँ बाप से अपना औलाद डिफरेंट होता है कि नहीं, वो इसकी वजह से। और इसको एग्जाम के पॉइंट तक सिर्फ समझना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी कि खाली आपको समझ आ जाए, हाँ वाकई में सर ने समझा दिया, वाह जिंदाबाद। नहीं, जरा इसको देखो तो सही, इसका खालिक आपको नजर नहीं आ रहा है कि कितने तरतीब से आपको बनाया हुआ है। आपके माँ बाप के बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ जाती है, और फिर जो भी बच्चा इसके नतीजे में आएगा वो अपने भाइयों से शक्ल के एतबार से, हालांकि मिलता जुलता होगा बट डिफरेंट होगा। क्लास में सारे के सारे एक तरह के इंसान है, एक तरह के इंसान है, बट वी हैव, मुझे पता है कि ये शमशेर है, मुझे पता है ये नौशेरमान है, नाम से मैं देखो, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। YouTube पर 4 मिनट की 5 मिनट की वीडियोस इस पर मौजूद है, और वो खाली खूबसूरती, लाइट है, बोर्ड है, कुछ भी नजर नहीं है, वो लोग उससे खुश हो जाते हैं। नो वन वुड एक्सप्लेन दिस टॉपिक हियर लाइक दिस, मासिवा चंद लोगों के, चंद है जो माशाल्लाह से, तो ठीक है। अब ये चीज़ पे टाइम हमने ज़्यादा लगा लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट जो दे दिया ऐसा कॉन्सेप्ट है ताकि आपको इन डेप्थ लेके चले जाए, और जब आपको चीज़ डेप्थ में समझ आ जाए तो डेप्थ में समझने के बाद हकीकत नजर आएगी, और हकीकत समझने के बाद बंदा थोड़ा सा अपने आप को अल्लाह के करीब कर देता है, यार मैं किस तरह से बना हुआ हूँ। वरना अगर कोई शख्स सिर्फ ये सीखे कि हाँ क्रॉसिंग ओवर हो गया तो बस रिकमेंडेशन आ गया, सिर्फ वो गद्दा है, मैं उसको गद्दा बोलूँगा। जितना भी बड़ा साइंटिस्ट है उसको इतना तक पता चल गया कि इतना सारा कुछ है। ये तकरीबन आज से कोई 75 साल पहले ये डिस्कवरी हुई है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर क्यों आ रहा है। बहरहाल छोड़ो उसको। सो लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो रिकम्बिनेशन एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपका हो गया व्हेन दे आर डिस्टेंट अपार्ट। ये भी याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर में अगर दो जीन थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर हैं, क्या है, अगर वो दूर है तो क्रॉसिंग ओवर में अलग हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये दोनों जीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा करीब होंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा करीब है ना तो फिर ये पूरा का पूरा टुकड़ा इधर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा टुकड़ा इधर आ जाएगा। यानी इस केस में बी और डी, कैपिटल बी और कैपिटल डी, ये पूरा का पूरा टुकड़ा इस तरफ आ जाएगा। तो कैपिटल बी और कैपिटल डी फिर भी उधर एक साथ रहेंगे। अगर ये एक्सचेंज में करेगा फिर भी एक साथ रहेगा, क्योंकि उन दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। तो क्रॉसिंग ओवर में भी अगर आपको रिकम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए शर्त क्या है कि जीन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, फिर ठीक है। अगर डिस्टेंस कम था तो फिर वो फिर से लिंक हो जाएंगे। नाउ डिटेक्शन ऑफ द जीन लिंकेज, पता कैसे लगाएंगे कि जीन लिंक है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए एक क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। क्या नाम है इसका? टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं। और ये भी कौन सा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड तो आपको पता है, ऐसे दो जानदारों को क्रॉस करे जो एक दूसरे से दो बातों में मुख्तलिफ हो, दो खसूसियात मुख्तलिफ। जैसे आप लोगों ने राउंड शेप और येलो कलर लिया था दो कैरेक्टर में, इसी तरह इसका नाम था डाई हाइब्रिड। तो हम लोग जब भी ये चेक करें कि आया कोई जीन लिंक है या नहीं है, उसके लिए कौन सा क्रॉस करेंगे? टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस करेंगे और वो भी डाई हाइब्रिड। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस में हम लोग लेते हैं F1 से लेते हैं हेट्रोजाइगस। क्या लेते हैं? हेट्रोजाइगस लेते हैं, क्रॉस करते हैं P1 रिसेसिव के साथ। P1 आपको पता है कि पेरेंट में ये रिसेसिव था कि नहीं था? रिंकल ग्रीन रिसेसिव था कि नहीं था? और F1 में हेट्रोजाइगस जो था वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस राउंड येलो थे, यानी ऐसे थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाले थे ना। सो ये है आपका हेटेरोजाइगस F1 और रिसेसिव P1 क्या है? ये आपका है। तो अगर आप लोग रिंकल ग्रीन को क्रॉस करोगे राउंड येलो के साथ, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? रिंकल
ग्रीन जो कि P1 का कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट है, क्रॉस करोगे F1 के हेट्रोजाइगस के साथ। F1 में तो अक्सर आपको हेट्रोजाइगस ही मिलता है, तो हेट्रोजाइगस बमुकाबला है P1 रिसेसिव। दिस क्रॉस इज ऑलवेज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सो हम लोग टेस्ट क्रॉस करेंगे जहाँ पर भी आपको शक है कि यार ये दो जीन लिंक है कि नहीं है, तो टेस्ट क्रॉस कर दो, ठीक है। टेस्ट क्रॉस करने के बाद ज़रा देखो क्या होता क्या आपके साथ। अगर आपको F उसमें क्रॉस के बाद बच्चे अगर आपको दोनों पेरेंटल भी नज़र आ गए और रिकम्बिनेंट भी नज़र आ गए, अगर आपको नज़र आ गए तो, और वो भी इस तरह से नज़र आ गए कि ये राउंड येलो है, ये रिंकल ग्रीन है, और ये राउंड ग्रीन है, और ये रिंकल येलो है, एक एक रेशो इक्वल रेशो में आ जाए, तो समझ लेना कि कोई लिंकेज ही नहीं हुआ है। ये पेरेंट है कि नहीं है, ये दो, और बाकी दो क्या है, रिकम्बिनेंट है। इक्वल रेशो में अगर आ जाए, पेरेंटल और रिकम्बिनेंट दोनों का रेशो क्या हो, इक्वल, 1:1:1:1 अगर इस तरह से हूं तो समझ लेना कि कोई लिंकेज नहीं हुआ है। ये टेस्ट क्रॉस के बाद आपको बच्चों को देखो, बच्चों में सारे के सारे किस तरह आ रहे हैं। अगर पेरेंटल भी है और रिकम्बिनेंट भी है तो समझना कि कोई लिंकेज नहीं हुआ है, तो टेस्ट हो गया आपका। अच्छा, इफ एक अगर दोबारा से अगर फिर से आपको पेरेंटल भी मिले और रिकम्बिनेंट भी मिले, लेकिन ये है कि पेरेंटल ज्यादा हो रिकम्बिनेंट कम हो, बहरहाल वो भी लिंकेज नहीं हुआ है, समझो वो भी लिंकेज, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट जीन लिंकेज, यानी थोड़ा बहुत लिंकेज है जिसने रिकम्बिनेंट को कम कर दिया। लिंकेज हमेशा रिकम्बिनेंट के अगेंस्ट काम करता है, लिंकेज रिकम्बिनेंट को होने नहीं देता है। जब थोड़ा बहुत लिंकेज हो जाएगा तो थोड़ा बहुत रिकम्बिनेंट, इसीलिए तो लेस रिकम्बिनेंट है, मोर पेरेंटल है। सो अगर मोर पेरेंटल आ गया, इसमें कोई क्रॉस नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है कि मैं आपको एग्जांपल बता के टाइम उधर ले ले, बस खाली याद रखिए अगर पेरेंटल ज्यादा है रिकम्बिनेंट कम है तो समझना कि कौन सा लिंकेज है, इनकम्प्लीट जीन लिंकेज। सो पहला क्या था, दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट जीन लिंकेज। थर्ड जो है उसका नाम क्या है, कंप्लीट जीन लिंकेज कब होगा, इफ ओनली एंड ओनली पेरेंटल टाइप इज देयर। आपने क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, किस किस को क्रॉस कर दिया, उसका जो P1 में रिसेसिव था उसको क्रॉस कर दिया हेट्रोजाइगस F के साथ, और सारे के सारे क्या है, पेरेंटल आ गया, उसमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इट इज कंप्लीट लिंकेज। इस कंप्लीट लिंकेज को चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए मॉर्गन चाचू आ रहा है। मॉर्गन वो कंफर्म करता है कि लिंक जीन है या नहीं है। वो क्या करता है जरा देखो, ये रेशो तो आपको याद है ना, राउंड येलो को फिर फर्दर F2 करके 9:3:3 होना है था ना, ये तो आपको याद है। चलो ठीक है, मॉर्गन ने एक मक्खी लिया, उस मक्खी का नाम है फ्रूट फ्लाई। एक काम मक्खी है ये, इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई, इसका सादा नाम है। इसके अंदर उसको दो तरह के फ्रूट फ्लाई नजर आए थे। उसने देखा कि एक ऐसा मक्खी है जिसका पेट बड़ा है और उसके विंग्स लंबे हैं, लंबे विंग्स और बड़ा पेट, लंबे विंग्स बड़ा पेट। इसको विंग्स को उन्होंने G से शो कर दिया और एब्डोमेन को A से शो कर दिया। उसने ये भी देखा कि ये वाला जो बड़ा पेट है ये लंबा पेट पे डोमिनेंट है, तो इसीलिए A को यहाँ पर बड़ा लिखा, यहाँ पर A को छोटा लिखा। इसी तरह विंग्स, जो लंबे विंग्स होते हैं, लंबे विंग्स किताब में V से शो किया हुआ, मैंने V को डिलीट कर दिया, मैंने V की जगह G लिखा। तो बड़ा विंग्स डोमिनेंट है छोटे विंग्स पर। छोटे विंग को किस चीज़ से शो करते हैं, स्मॉल G से, बड़े विंग्स को कैपिटल G से शो करते हैं। ये था दो तरह की मक्खियाँ, आपको नजर आ रही है, दो तरह की मक्खियाँ। इसके अंदर दो जीन है, दोनों कौन से जीन है, रिसेसिव या डोमिनेंट है? स्मॉल G फॉर व्हाट, फॉर रिसेसिव विंग,
स्मॉल ए फॉर स्मॉल एब्डोमेन, नैरो एब्डोमेन। कैपिटल जी फॉर बड़े विंग्स, ए फॉर बड़े एब्डोमेन। इसको उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जाहिर आपके पास क्या आ जाएगा, F1 आएगा। जिस तरह राउंड येलो बमुकाबले रिंकल ग्रीन में F1 में सारे के सारे राउंड येलो थे कि नहीं थे, इधर आपके ख्याल में F1 में क्या आएगा, वाइड एब्डोमेन लार्ज विंग, शाबाश। ऑल लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, ये तो उसी तरह से होगा, तो होता रहता है, वो तो ठीक है। इससे साबित हुआ कि लॉन्ग विंग डोमिनेंट है, क्योंकि केस में नजर आया F1 में लॉन्ग विंग नजर आया, शॉर्ट विंग गायब हुआ, तो इसका मतलब लॉन्ग विंग डोमिनेंट है। ब्रॉड एब्डोमेन नजर आया और छोटा एब्डोमेन, नैरो तंग एब्डोमेन जो है वो गायब हुआ, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। तो ऑल आर लॉन्ग विंग। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ए, यानी इसके जितने बच्चे आएंगे बच्चों का जीनोटाइप क्या होगा, इस तरह होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ए स्मॉल, इस तरह इसका जीनोटाइप आएगा। इनको अगर हम लोग अभी क्रॉस कर लेंगे, सारे आपस में इसको क्रॉस कर लेंगे, यानी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ए स्मॉल ए, मुकाबला इनको आपस में क्रॉस कर लेते हैं। आपको ज़ाहिर है क्या मिलेगा, F2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मॉर्गन सोच रहा था, क्या सोच रहा था, एक मिनट, मॉर्गन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे बताओ इस वक्त, इन दोनों को क्रॉस करते वक्त। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आज आप किसी और दुनिया में, इसलिए मैंने आपको बताया। जी मॉर्गन क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, न्यू फिनोटाइप्स, एग्जैक्टली, वो बिल्कुल क्लास के अंदर मुकम्मल तौर पर जिंदा है। मॉर्गन को ये लग रहा था कि यार न्यू फिनोटाइप आएगा, यानी जिस तरह राउंड येलो रिंकल ग्रीन के अलावा हमें कुछ और फिनोटाइप नजर आए, तो वो भी यही देख रहा था कि यार मुझे कोई न्यू फिनोटाइप नजर आएगा, यानी पेरेंटल तो नजर आएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसको 4 बच्चे मिले, 4 में से 3 लॉन्ग पर वाले, बड़ा पेट वाले, और 1/4, 4 में से 1 शॉर्ट और नैरो। ये पेरेंटल है, ये भी क्या है, पेरेंटल है। कोई नया फिनोटाइप नजर ही नहीं आया। इसका मतलब ये है कि पर का जीन और पेट का जीन नहीं, इसका मतलब ये है कि पर वाला जीन और पेट वाला जीन लिंक्ड है, वो एक क्रोमोसोम पर लिंक्ड है, वो अलग ही नहीं हुए। तो अगर ये ऐसा हो जाता, अगर इधर कोई नया फिनोटाइप हमें नजर आ ही जाता, तब हम कह सकते थे कि ये जीन लिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर चीज पे अप्लाई नहीं होता। इधर मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है। इसकी रीजन क्यों क्या हमारे पास आ गई, क्योंकि वो जीन लिंक्ड थे। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, मॉर्गन ने किया था, और इस तरह से साबित हो गया कि वाकई में जीन लिंक्ड होते हैं। अगर आप लोग घर जाओगे ना, तो इसके क्रॉस बनाना चाहोगे तो बिल्कुल आप बना सकते हो, इसके क्रॉस आप बेशक आप बना सकते हो। आप बनाओ तो आपको रिजल्ट इस तरह से ही मिलेगा। ठीक है, चले ख़त्म हो गया यहाँ पर, इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं नया टॉपिक के साथ।